गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 3 जुलाई और हम लोग चला रहे हैं बीपीएससी मेंटोर्स पे क्रैक बीपीएससी इन 60 डेज़ की सीरीज़। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 2। ऑप्टिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में और अब देख सकते हैं कि 22nd क्वेश्चन हम देख रहे हैं। लेड प्लम्बम इज़ यूज्ड फॉर। लेड किस लिए यूज़ किया जाता है? तो लेड जो है क्लीनिंग के लिए, लाइट ट्रांसमिशन के लिए, पावर के लिए। तो लेड हमारा यूज़ होता है बी पार्ट, लाइट ट्रांसमिशन के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेड इज़ अ मेटल दैट इज़ ब्लूइश ग्रे इन कलर। लेड हैज़ अ मेटेलिक लस्टर। इट्स एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो 82 है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पीबी। लेड इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक केबल्स, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड, इन केमिकल लेबोरेटरीज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट्स। बुलेट्स में भी यूज़ होता है। ग्लास इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लाइट ट्रांसमिशन। तो लेड जो है किस लिए यूज़ होता है? लाइट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 23rd, इन बार्बर शॉप 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड। बार्बर की दुकान या नाई की दुकान में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक आगे पीछे मतलब कि मिरर लगे होते हैं और बीच में बिठाया जाता है कस्टमर को। तो उसका क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा क्यों किया जाता है? द अपोजिट वॉल्स ऑफ अ बार्बर शॉप आर कवर्ड बाई प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। प्लेन मिरर पहले लगा देते हैं और उसको पैरेलल रखते हैं ताकि इन सो दैट इनफाइनाइट इमेजेस ऑफ बोथ फ्रंट एंड बैक आर फॉर्म्ड इन द बोथ मिरर्स। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ए, पैरेलल टू ईच अदर। 24th हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब जाएगी तो क्या चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। पहले भी हमने देखा है। वेलोसिटी, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों चेंज होते हैं। बीपीएससी प्री 2020 का सवाल है तो ये दोबारा से भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि यही तो हमें एनालाइज करना है कि बीपीएससी किस तरीके के सवाल पूछती है और उसी हिसाब से ही लगातार पूछा गया है। तो इसमें हम देखें एक्सप्लेनेशन। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हाइल इट्स वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आर चेंज्ड। 25वां सवाल देखें। रीडिंग ग्लासेस आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंसेज। रीडिंग ग्लास जो होते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, वो किस चीज़ से यूज़ होते हैं, बने होते हैं? वो कॉन्वेक्स लेंस के बने होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर, बीच में मोटा होता है और साइड से पतला हो जाता है। रेज ऑफ लाइट जो उससे पास होती है वो जो रे ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू द लेंस आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। जो रे ऑफ लाइट है वो पास में आ जाती है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है वो रीडिंग ग्लास में यूज़ होता है। और दूर की जो दिक्कत आती है लोगों को, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, इसको एक और चीज़ बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस। 26वां सवाल देखें। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज बिगर देन हिमसेल्फ। तो एक मिरर के सामने अगर खड़ा है आदमी और उसकी इमेज उससे बड़ी दिख रही है तो वो कौन सा मिरर होगा? वो होगा कॉनकेव मिरर। अ कॉनकेव मिरर पर्सन कैन गेट हिज इमेज बिगर देन हिमसेल्फ। 27वां सवाल देखें। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड इन मैग्नीफाइंग लेंस में कौन सा यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है मैग्नीफाइंग लेंस में। उसके बाद फिर नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट। रेडिएशन ऑफ लाइट कैसा है? बोथ वेव और पार्टिकल दोनों ही होते हैं ये। और इसको ये हम बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है जिनको फोटॉन्स बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन देखें। द लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, इट बिहेव्स बोथ वेव एंड particles. In the later part of 19th century and in the beginning of 20th century, it was realized that black body radiation and photoelectric effect can be understood only on the basis of particle model of light, जो photons मैंने आपको बताया. Some experiments require light to be a wave while other require light to be a particle. This led to acceptance of dual nature of light. क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन्स द डुअलिटी ऑफ लाइट बाय डिस्क्राइबिंग इट एज अ वेव पैकेट। तो क्वांटम मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं कि वो वेव है या पैकेट है। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पूछते हैं। क्वांटम वेव पैकेट रेफर्स टू वेव्स दैट में इंटरैक्ट आइदर एज ए स्पेशली लोकलाइज्ड एक्टिंग एज अ पार्टिकल और इंटरैक्टिंग लाइक वेव्स। मतलब
ये ध्यान में रखना है कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। 29 सवाल देखें, अ बीम ऑफ ब्लू लाइट वॉज यूज्ड टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इफ़ येलो लाइट इज़ यूज बाय रिप्लेसिंग द, कह रहे हैं कि एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो एक वो तरीके का अपरेटस होता है, उससे ब्लू लाइट भेजी गई है, और ब्लू लाइट की जगह अगर येलो लाइट भेज दी जाए तो फिर क्या होगा। बेसिकली क्या है कि अगर हम येलो लाइट भेजें तो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो वो ज़्यादा फैलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ़ द लाइट इज़ रिप्लेस्ड बाय येलो लाइट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, 2024 का सवाल है BAO का, the amount of diffraction will increase, resulting in a wider and more spread out central maximum. This is because the amount of diffraction depends, diffraction किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेडियो रेशियो ऑफ वेवलेंथ through the distance between diffracting elements, and the wavelength of yellow light is greater than the wavelength of blue light. फ्रीक्वेंसी कम थी, वेवलेंथ ज़्यादा थी, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, डिफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो काफ़ी फैलेगा अपने सेंट्रल पॉइंट से। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे देखें कि अगर ये ब्लू लाइट के बारे में हम बताएं, ब्लू लाइट का वेवलेंथ इस तरीके से है, और ये है ब्लू लाइट का। येलो लाइट का अगर हम देखें तो येलो लाइट का ज़्यादा फैलेगा, इसका कम फैलेगा, इसका ज़्यादा फैलेगा, वही यहाँ पे बताया गया है। रमन इफेक्ट इज़ ड्यू टू CV रमन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या होता है, यही रमन इफेक्ट के बारे में अभी बताया गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग होने के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पार्टिकल photon remains unchanged, but in Raman effect the frequency of light may increase or decrease after scattering। ये कब हुआ था, जब डॉक्टर CV रमन जो थे वो शिप से जा रहे थे लंदन, तब उन्होंने इस चीज़ का रियलाइजेशन किया कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जा रही है स्कैटरिंग के बाद। ये सवाल तो हमेशा ही पूछा जाने वाला है, स्काई ब्लू क्यों होता है, और इसका आंसर क्या है, शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव्स बाय एटमॉस्फेयर। यहाँ हम देख लेते हैं, इन ब्लू द ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग of sunlight from the atmosphere. When we look at the sky, it is scattered light which enters the eyes. Among the shorter wavelengths, the blue light color is present in larger proportion in sunlight. Light is of shorter wavelength is scattered by, जो short wavelength की light होगी वो एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे टकरा कर बिखर जाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज फॉलो रेले, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। ब्लू लाइट इज़ स्ट्रॉन्गली स्कैटर्ड बाई एयर मॉलिक्यूल्स, ब्लू लाइट जो है ज़्यादा फैलती है एंड रीचेज द ऑब्जर्वर, इसीलिए पूरा का पूरा स्काई जो होता है वो ब्लू होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, हर बार पूछा ही गया है। द फिनोमिनन ड्यू टू विच द स्काई अपीयर्स ब्लू, अभी आपने देखा सी पार्ट होना चाहिए इसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेले इफेक्ट जो हमने बताया। द ब्लू कलर, अभी ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज़ शॉर्टर देन द लाइट other light due to which blue color is scattered more. Scattering of light is the color change in the direction of motion of a particle due to collision with another particle. 33rd number, twinkling of sun star, twinkle जो स्टार ट्विंकल होते हैं वो क्यों होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से जो उनकी जो लाइट आ रही होती है वो एयर में मौजूद पार्टिकल जो होते हैं उनसे टकरा कर रिफ्रैक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, पोलराइज नहीं होते हैं, इंटरफेयर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है। सोलर एनर्जी किससे मिलती है भाई, ये तो सिंपल सा ही है, सन से ही मिलेगा। फिर भी सोलर एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है सोलर एनर्जी, फिशन भी होता है लेकिन फ्यूजन जो है मतलब कि मुख्यतः फ्यूजन ही होता है। जो क्या होता है उसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनता है, तो अर्थ और बाकी जगह पे उसकी काफ़ी कम एनर्जी ही सूर्य की पहुंचती है। कितना पहुंचती है, 4.5 इंटू 10⁻⁻8 पार्ट्स ऑफ एनर्जी पहुंच रही है। सोचिए कि इतनी कम एनर्जी अर्थ पे पहुंच रही है,
पूरी एनर्जी अगर अर्थ पे पहुँचे फिर क्या होगा? द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। मिनिमम कहाँ पर होगी? ग्लास में होगी, क्योंकि ग्लास जो है एक डेंसर मीडियम है, मतलब घनत्व ज़्यादा है। वाटर, वैक्यूम, एयर, जिसका ग्लास का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो जाएगी। एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस कंटेनिंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ द स्लोएस्ट स्पीड ऑफ लाइट among glass, vacuum, water, air. Glass has the highest refractive index, that's why the speed of light is minimum in glass. तो ये हमने 35वां क्वेश्चन कर लिया। 36वां क्वेश्चन क्या है ऑप्टिक्स का? द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है? 8.5 मिनट के करीबन टाइम होता है ना सूर्य से धरती पर आने के लिए, ये पता होना चाहिए। 499 सेकेंड में सूर्य की रोशनी धरती पर आती है और 8.2 सेकेंड के करीब होता है, और यहाँ 8.5 दिया है तो ऑलमोस्ट वो सबसे करीब है, तो वही लगाएंगे। तो सनलाइट फ्रॉम अर्थ सन टू अर्थ रीचेज, अब सेम ही सवाल है, 8 मिनट में आ चुकी है। उसके बाद क्या है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो रेक्टिलिनियर प्रोपेगे। कहने का मतलब क्या है, शैडो क्यों बनती है? क्योंकि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसी की वजह से ही शैडो बनती है। यहाँ पर अगर किसी चीज़ की होगा तो फिर इसका शैडो जो है इस साइड बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइम हम उसका देख रहे हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन जो है ज़रूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी। ऑल्टरनेटिव एनर्जी कौन सा है? सोलर एनर्जी से ही हम सबसे ज़्यादा लेते हैं। टाइडल एनर्जी भी है, मतलब कि धरती के अंदर से जो पानी निकल रहा है उसकी एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। अगर अभी आपने देखा कि अभी ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वो न्यूक्लियर प्लांट्स को ही लेके हो रहा है, और ईरान का कहना है कि हम पीसफुल यूजेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन इज़राइल और अमेरिका और बाकी देश क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप इससे यूरेनियम का एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर वेपन्स बना देंगे। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? समुद्र के अंदर से मतलब कि पानी निकलता है, वही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया है ऑप्टिक्स। अगले लेक्चर्स में हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और हमें और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें करनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जनकपुर गया में अपना ऑफलाइन सेंटर भी शुरू कर दिया है, और जल्दी ही ऑनलाइन ट्यूटोरियल हम शुरू कर रहे हैं। और अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हम आप लोगों से जानकारी शेयर करेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।